एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2022-23 केंद्रीय बजट जो आपका आया हुआ है 2022-23 का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। और ख़ास तौर से हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन के नज़रिए से शिक्षा के क्षेत्र में क्या घोषणाएं हुई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनटीए यूजीसी नेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स स्पेशल। यानी ये जो वीडियो मैंने बनाया है बजट पर, ये जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं यूजीसी नेट से लेकर के किसी प्रकार का टीचिंग एग्ज़ाम्स का जिसका एंट्रेंस होना है, रिटर्न होना है, उसके मद्देनज़र ये वीडियो मैंने जो है कि बनाया है। और इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एट अ ग्लांस स्पेशली फॉर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के रूप में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में चलते हैं और हिस्ट्री देख लेते हैं बजट की, कि सबसे पहले कब पेश किया गया था पूरे विश्व में बजट। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जब पहला औपनिवेशिक बजट पेश हुआ था, कब पेश हुआ था देखिए, देश का पहला औपनिवेशिक युग में देश का पहला बजट स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने साल 1860 में पेश किया था। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले बजट कब पेश किया गया, स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे राजनेता जेम्स विलियन, साल 1860 ईस्वी में। अब हम आज़ाद भारत का पहला बजट की बात करें। आज़ाद भारत का पहला अनंतिम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था? देश के वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ठीक है, और संशोधित बजट मार्च 1948 में प्रस्तुत किया गया था। उस समय कुल राजस्व जो था 151 करोड़ रुपए था। यानी कि आज़ाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। आगे अगर हम बात करें, बजट पेश करने वाले पहले पीएम कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि ने भी बजट पेश करने वाले शीर्ष पद पर पहले व्यक्ति थे। यानी कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी वो पहले पीएम थे जिन्होंने बजट पेश किया था। और 1958 से 59 यानी 1958 से 59 में ये वित्त विभाग इन्होंने संभाला था। बजट में हिंदी को कब शामिल किया गया, तो देखिए 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। बाद में 1955-56 से सरकार ने इसे हिंदी में भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। देखिए, ये हिस्ट्री मैंने इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पीएम कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया, या बजट पेश करने वाले पीएम कौन है, या फिर हिंदी भाषा को कब शामिल किया गया, या पहला बजट कब पेश किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक मंत्री द्वारा मैक्सिमम बजट कितनी बार पेश किया है, तो देखिए देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। ठीक है, मोरारजी देसाई के नाम है सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड। उन्होंने 1962 से 69 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश किए थे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने पेश किया है, और 10 बजट उन्होंने अपने कार्यकाल में पेश किया था। इसके बाद अगर हम बात करें, पी चिदम्बरम जी ने 9 बार पेश किया है बजट, प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार पेश किया है, यशवंत सिन्हा ने 8 बार और मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज़ाद भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को बजट पेश करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने वित्त विभाग भी संभाला। ठीक है, वित्त विभाग भी इन्होंने संभाला था। अब देखिए, हालांकि 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि वो करंट में भी वित्त विभाग संभाल रही हैं और वित्त मंत्री हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन
बनी या कौन थी या कौन है? तो 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण बनी थी और अभी भी वही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट है बजट का विलय और तरीकों में बदलाव। तो जैसा कि आपको पता है पहले बजट हमेशा 1 मार्च को प्रस्तुत होता था। ठीक है, यानी कि साल 2017 तक दो अलग अलग बजट हुआ करते थे। यानी 2017 तक दो बजट पेश होते थे, एक आम बजट और दूसरा रेल बजट। बाद में जब मोदी सरकार आई तो क्या हुआ, देखिए मोदी सरकार ने साल 2017 में इन दोनों का विलय कर दिया और बजट पेश करने की तारीख 1 मार्च से बदलकर 1 फरवरी कर दी। तो एक देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। एक तो बजट कब पेश किया जाता है, अब जो है 1 फरवरी को ही पेश कर दिया जाता है। पहले कब किया जाता था, हर साल 1 मार्च को पेश किया जाता था। दूसरी चीज़, किस वर्ष बजट का विलय कर दिया गया, यानी आम बजट और रेल बजट को एक ही बजट में किस वर्ष डाल दिया गया, तो वर्ष 2017 में। ठीक है, जैसे आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश होता था, अब एक साथ सारे बजट पेश होते हैं। ठीक है, नई तारीख मैंने आपको बता दिया, बजट 1 फरवरी को जो है जारी कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है। और आगे देखिए तो बात करें, ये अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने नई तारीख पेश करने पर मर्ज किया गया बजट पेश किया। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बजट मर्ज हो गया तो उस समय पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली जी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लैक बजट क्या है, तो ब्लैक बजट भी देखिए पूछा जा सकता है। तो वित्तीय वर्ष 1973-74 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान ने करीब 550 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे के साथ बजट पेश किया, जो उस समय तक का मैक्सिमम था, इसलिए इसे ब्लैक बजट कहा गया। ठीक है, ये ब्लैक बजट, इस 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट क्यों कहा गया, क्योंकि यह बजट 550 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे के साथ पेश किया गया था, इस वजह से इस बजट को ब्लैक बजट भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखिए क्या है, यह साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ और बेहद कमज़ोर मानसून के चलते हुआ। ये कारण क्या था इसके पीछे, इस बजट के पीछे कारण यही था, जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में और मानसून कमज़ोर था। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 1991 का ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बजट पेश किया, क्योंकि इसने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के दरवाजे खोले। ठीक है, पूर्व पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए ड्रीम बजट क्या है, वित्तीय वर्ष 1997-98 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भारत के ड्रीम बजट के रूप में जाना जाने वाला बजट पेश किया। यानी कि ड्रीम बजट किसने पेश किया था, पी चिदम्बरम ने 1997-98 में। क्यों कहा जाता है, उन्होंने व्यक्तिगत आयकर के साथ साथ कॉरपोरेट करों के टैक्स स्लैब को कम किया, यानी टैक्स स्लैब कम कर दिया गया इस बजट में, जिससे क्या हुआ, आम लोगों का दिल जीत लिया। साथ ही इस बजट में आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, इसलिए ड्रीम बजट इसे कहा जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रीम बजट किस वर्ष के बजट को कहा जाता है, तो 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है। और इसे किसने पेश किया था, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है समय में बदलाव। अब देखिए साल 2000 तक बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था, बजट जो है फरवरी माह के आखिरी कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था। बाद में क्या हुआ, देखिए साल 2001 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर 11 बजे कर दिया। यानी कि सबसे पहले शाम 5 बजे पेश किया जाता था, बाद में इसे 11 बजे कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले बजट किस समय पेश किया जाता था, तो 5 बजे शाम को, बाद में इसे बदलकर कितना कर दिया गया, 11 बजे सुबह कर दिया गया। अब देखिए ब्रीफ केस की जगह बही खाता, एक ये भी बदलाव हुआ। पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने साल 2019 में ब्रीफ केस के बजाय बही खाता यानी पारंपरिक लाल कपड़ा में बजट डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की प्रथा शुरू करके एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था। यानी अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसने ब्रीफ केस के बजाय बही खाता में बजट डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की प्रथा शुरू की, तो साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये प्रथा शुरुआत की है। आगे अगर हम बात करें, अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद के केंद्रीय बजट 2022-23 को पेश किया। यानी किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में और जान लीजिए बजट के इतिहास से। सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है, यानी सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है? निर्मला सीतारमण, जो हमारे प्रेजेंट वित्त मंत्री हैं, उनके नाम है। और उन्होंने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो निर्मला सीतारमण, जो हमारी प्रेजेंट वित्त मंत्री हैं, उन्हीं के नाम है। अब हम लोग वर्तमान में आ जाते हैं और इस वर्ष के 2022-23 के बजट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यह बजट ऐसे समय पेश किया गया है जब भारत कोविड-19 की तीसरी लहर से उबर रहा है और देश में सैकड़ों युवा लगातार बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं। आगे क्या देखिए, गौरतलब है कि बजट से एक दिन पहले यानी संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, अब पेश किया जाता है। आगे है, इसमें सरकार के लिए राजकोषीय उपलब्धता, महामारी के बाद की रिकवरी, मुद्रास्फीति, ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं सहित कई पहलुओं का विश्लेषण किया गया, यानी इन चीज़ों का विश्लेषण किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अब तक कितने बजट पेश कर चुकी हैं? तो 4 बजट पेश कर चुकी हैं। ठीक है, चौथा बजट पेश किया गया। आगे देखिए, बजट का केंद्र बिंदु क्या था? युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित रहा यह बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 6.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। एक तो युवाओं, महिलाओं और किसानों पर यह बजट केंद्रित है। दूसरी बात, 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 6.4% लाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जीडीपी, जो राजकोषीय घाटे को जीडीपी का कितने प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6.4%। ठीक है, आगे अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो बजट के प्रमुख बिंदु क्षेत्रवार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कृषि की बात करते हैं। यहाँ मैंने केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही लिया है। डीप में बजट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर केवल मुख्य बातों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, कृषि के नज़रिए से देखें तो क्या है? सरकार एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, 2022-23 को बाजरा या मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए कि ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 को किस बजट के अनुसार किस रूप में घोषित किया गया है? तो बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसको स्टार मार्क बना कर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा, ये बात कही गई है। आयात कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की बेहतर योजना लाई जाएगी, यानी आयात कम करने के लिए तिलहन उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की गई है। आगे है, किसान ड्रोन के जरिए फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि से कृषि के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि किसान ड्रोन लाया जाएगा जिसके जरिए फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि से कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ने की उम्मीद की गई है। अगला है, 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा की गई है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि बजट 2022-23 में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए कितने रुपए की घोषणा की गई है? 44,605 करोड़ रुपए। या फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस नदी परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए की गई है। तो क्वेश्चन बनाने का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी कॉरिडोर के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, किसानों की स्थायी कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कुल मिला के ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, रसायनों का उपयोग कम करने की बात की गई है। अगला है, नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, नल से जल योजना के लिए बजट 2022-23 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे अगर हम बात करें टैक्स की बात करें तो देखिए, टैक्स के क्षेत्र में क्या घोषणा की गई है?
गैर मिश्रित ईंधन पर अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। तो एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात है इस बजट के अनुसार आम जनता के लिए कि जो गैर मिश्रित ईंधन है उस पर अक्टूबर 2022 से जो है 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन दे दिया जाएगा किसी भी पेपर में कि वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार आयकर स्लैब में कितने का बदलाव हुआ है, 5 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जो भी ऑप्शन हो, या फिर कोई बदलाव नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस बार। तो यहाँ ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। नेक्स्ट है, डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30% कर लगाया जाएगा। डिजिटल संपत्ति क्या है, वही जो क्रिप्टो करेंसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बिटकॉइन है, एरिथ्रियम है, डॉजी है, इस तरीके से कई कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आती हैं। तो यानी इसमें ये लिखा है कि अब क्रिप्टो करेंसी से जो भी आप कमाई करेंगे उस पर 30% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस LTCG में होने वाली आय पर भी 15% का टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। अगला है गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% कर दिया गया है। अब देखिए, सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी, यानी सरकार के पास जो भी असेट्स हैं, जो भी उनके पास प्राप्तियां होती हैं, उसमें किन किन की क्या हिस्सेदारी है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जैसे उधार और अन्य देयताएं जो हैं 35%, GST से 16%, निगम कर से 15%, आयकर से 15% की प्राप्ति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, गैर कर राजस्व 5%, कस्टम्स से 5% और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से 2%। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब सरकार के खर्चे की बात करें तो सरकार के खर्चे क्या है देखिए, ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा 17%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9%, अन्य व्यय 9%, रक्षा 8%, सब्सिडी से 8% और पेंशन पर केवल 4% जो है सरकार के खर्चे होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो देखिए विकास दर की बात करें तो क्या है, चालू वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% रहने का अनुमान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है, तो 9.2% होने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अगला है अमृतकाल। अब देखिए अमृतकाल क्या है, भारत ने अमृतकाल में प्रवेश किया है, जो भारत @100 की 25 वर्ष लंबी लीडअप योजना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अमृतकाल क्या है, तो इसको समझ लीजिए। क्या बजट में क्या कहा गया है कि भारत ने अब अमृतकाल में प्रवेश कर लिया है, जो भारत @100 की 25 वर्ष लंबी लीडअप योजना है। यानी अमृतकाल क्या है, 25 वर्ष लंबी एक लीडअप योजना है। अमृतकाल के दौरान सरकार का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना है। अब इस अमृतकाल में यानी इस 25 वर्ष में भारत ने क्या क्या लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है, क्या क्या लक्ष्य घोषित किए हैं। तो सबसे पहला है देखिए, सूक्ष्म आर्थिक स्तर की सभी समावेशी कल्याण नीतियों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ फोकस को लागू करना, एक उद्देश्य, पहला लक्ष्य। दूसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक पूंजी निवेश के साथ निजी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें नौकरियां, अब यहाँ से एजुकेशन फील्ड आ गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि एजुकेशन में क्या क्या और जॉब्स में क्या क्या इन्होंने घोषणाएं की हैं। तो सबसे पहला क्या है देखिए, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है, सबसे पहला। दूसरा है अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियां देने का प्रयास करने की बात कही गई है, यानी अगले 5 सालों में 60 लाख नौकरियां देंगे इस बजट के अनुसार। नेक्स्ट है कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा, यानी डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल प्रदान करना है।
अब देखिए डिजिटल इकोसिस्टम का उद्देश्य क्या है और डिजिटल इकोसिस्टम है क्या, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल प्रदान करना, यानी स्किल डेवलपमेंट का कार्य करेगा डिजिटल इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल इकोसिस्टम, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें एजुकेशन के क्षेत्र में क्या घोषणाएं की गई हैं, तो सबसे पहला बात की गई है गुणवत्तापरक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। दूसरा कहा गया है पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक, यानी जो पीएम ई विद्या का जो 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम है इसका विस्तार अब 200 टीवी चैनलों तक करने की बात की गई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब्स और सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना करने की बात कही गई है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बजट 2022-23 में विज्ञान और गणित में कितने वर्चुअल लैब्स स्थापित करने की बात की गई है, तो 750 वर्चुअल लैब। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए बजट 2022-23 में कितने स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना करने की बात कही गई है, तो 75 या 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना करने की बात कही गई है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात भी कही गई है बजट 2022-23 में, कि सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। नेक्स्ट है आपका देखिए जलवायु और क्लाइमेट पे बात करें, जैसा कि आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें जलवायु और नेट जीरो के रिस्पेक्ट में क्या बात कही गई है, सबसे पहला ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कार्रवाई सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकता होगी। नेक्स्ट है धन का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद करेगी, यानी सरकार उन्हीं परियोजनाओं पर धन खर्चा करेगी जहां पर कार्बन एमिशन कम से कम होगा। वित्त वर्ष 2023 में सरकार के उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ग्रीन इंफ्रा को फंड करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई के तहत 19,500 करोड़ रुपए का आंतरिक बजट आवंटन किया गया है, यानी सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इसे टिक कर लीजिए। आगे अगर हम बात करें अब न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या बजट में देखने को मिलेंगे, तो आरबीआई द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा डिजिटल रुपया, यानी कि आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा। सबसे पहला इनिशिएटिव इस बजट में नया लिया गया है। विभिन्न राज्यों के लिए नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाओं, कौन कौन सी, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार और पेनार कावेरी, ये 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं लागू की जाएंगी, स्टार्ट की जाएंगी। कौन कौन सी, इसको ध्यान से देख लीजिए। दमन गंगा पिंजाल पहला है, दूसरा है पार तापी नर्मदा, तीसरा है गोदावरी कृष्णा, चौथा है कृष्णा पेन्नार और चौथा है पेन्नार कावेरी नदी। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका फुल फॉर्म ही याद कर लीजिए, यही पूछा जा सकता है कि PMDEVINE का फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट योजनाएं स्टार्ट की जाएंगी। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाएं स्टार्ट की जाएंगी। तो ये न्यू इनिशिएटिव्स हैं। आगे देखिए क्या है, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान लाया जाएगा। ठीक है, 2022-23 में पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, यानी कुछ हिस्सा सरकार का कुछ हिस्सा निजी कंपनियों का। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साझेदारी में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 में बजट के अनुसार पीपीपी मॉडल पर कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी, तो 4 स्थानों पर। नेक्स्ट है आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कि कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स होंगे, 100 होंगे। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
नेक्स्ट है 5 सालों में रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अब रैम्प का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो क्या है, रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग, ठीक है, रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें, नेशनल डिजिटल एक हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट जल्द होगा बदलाव। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे 2022-23 से। नेक्स्ट आपका अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगले 3 सालों में कितने ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा वंदे भारत, तो 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2023 में राष्ट्रीय कदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित, ये मैंने बताई दिया था शुरुआत में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी। कौन कौन सी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 और महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम, ये है। आगे है देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें और तो ये मैंने बता दिया, ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। अगला है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस CGTMSE स्कीम में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, FY23 में 4 मल्टी मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे। एक्सप्रेस वे के लिए PM गति शक्ति मास्टर प्लान अगले वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति, ये मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल के लिए EV चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने के लिए बैटरी स्वैपिंग की नीति तैयार की जाएगी। अब देखिए बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है और आपकी बैटरी रास्ते में कहीं पर डिस्चार्ज हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पास के ही टर्मिनल पर अपनी बैटरी एक्सचेंज कर सकते हैं। चार्ज बैटरी आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं और डिस्चार्ज बैटरी वहाँ पर रख कर फिर से चार्ज करवा सकते हैं, तो ये बैटरी स्वैपिंग है। नेक्स्ट है आपका EV पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता में सुधार के उद्देश्य बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ग्रांट्स की बात करें तो कहाँ पर कितने ग्रांट्स दिए गए हैं, तो 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 48,000 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है निवेश में मदद के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए ये मैंने बता दिया 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद का बजट का 68% घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। आगे अगर हम बात करें कंक्लूजन विश्लेषण की बात करें तो इस बजट से क्या सार निकल के आता है, इस बार का बजट मुख्यतः पूंजीगत व्यय के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आर्थिक रिकवरी पर केंद्रित दिखाई देता है। यानी कि पूंजीगत व्यय के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और आर्थिक रिकवरी पर केंद्रित दिखाई देता है यह बजट। यानी कि आर्थिक रिकवरी का मतलब जो भी लॉसेज हुए हैं कोविड-19 के दौरान उसको पाटने की कोशिश की गई है इस बजट के दौरान। नेक्स्ट है ऐसे में सभी क्षेत्रों को समान विकास के अवसर उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। साथ ही कृषि, MSME और रोजगार जैसे कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो ये पूरे बजट का था एक निष्कर्ष। ये मैंने आज आपको बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या आप अपने कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन और किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।